हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग फ्रेंड्स केवीएस एनवीएस में जो जीएस में जो हिस्ट्री के प्रश्न एग्जाम में बनते थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग पीवाईक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी लोग केवीएस और एनबीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो लगभग मध्यकालीन भारत इतिहास से प्रश्न वाले बनने वाले प्रश्नों को देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका जो नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या नाम है? आधुनिक भारत इतिहास से बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, इसमें आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें जो लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी की बात करेगा तो लॉर्ड वेलेस्ली, सी की बात करेगा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी की बात करेगा तो लॉर्ड डलहौजी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो राज्य की हड़प नीति का जो है प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसमें देख सकते हैं, लिखा है जो कि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन व्यापक रूप से कार्यान्वित किया था, जिसके तहत बिना पुरुष उत्तराधिकारी वाली रियासतों को ब्रिटिश शासन में जो है मिला लिया जाता था। इस नीति के कारण सतारा में, झांसी में, नागपुर और उदयपुर जैसी रियासतों का विलय होता है, जो 1857 के प्रमुख कारणों में से क्या था? तो एक था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। तो 19वीं सदी में भारत में आरंभ होने वाले सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन की बात करेगा तो गुरु घासीदास, बी की बात करेगा तो पंडित रमाबाई, सी की बात करेगा तो ईवीआर नायकर और डी की बात करेगा तो ज्योतिबा फुले। है ना? इसमें इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी गुरु घासीदास, इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें कि 19वीं सदी में मध्य भारत में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शुरू हुए सतनामी आंदोलन के संस्थापक की बात करेंगे तो गुरु घासीदास थे, जिन्होंने दलित समुदाय के उत्थान और जाति आधारित भेदभाव का मुकाबला करने के लिए इस आंदोलन की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, आगे 146 की बात करेंगे। 146वां प्रश्न लिखा है कि औपनिवेशिक भारत के इतिहास में वर्ष और 1757 के प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई है? ऑप्शन की बात करेंगे तो अलीवर्दी खां, बी की बात करेगा मुर्शिद खां, सी की बात करेगा हैदर अली, डी की बात करेगा सिराजुद्दौला। है ना? इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सिराजुद्दौला इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कि 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय होती है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित होता है। यह भारत के औपनिवेशिक इतिहास की परिवर्तनकारी घटना जो है मानी जाती है, यानी यहीं से जो है ब्रिटिश कंपनियां धीरे धीरे क्या करती हैं? तो प्रवेश करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, जिसमें अंग्रेजी शासन के कारण अर्थव्यवस्था पर होने वाले कुप्रभाव के कारण अंग्रेजों की आलोचना की गई है, उसके लेखक कौन है? एक की बात करेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, बी की बात करेगा दादा भाई नौरोजी, सी की बात करेगा ए ओ होम, डी की बात करेगा एनी बेसेंट। है ना? इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं दादा भाई नौरोजी इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं इसमें लिखा है जो कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा इसको लिखा गया था। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव और भारत से धन के निष्कासन के सिद्धांत पर जो है आधारित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलिए, आगे हम लोग देख सकते हैं इसमें 148वां प्रश्न देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? पीट बपाया, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पीट बपाया इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें
कृष्णा जिले में कि उन्होंने क्या किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है शाखा स्थापित किया था, जिसका नाम जो है पेटा बपैया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है जो कि पेट बपैया ने कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था, लेकिन इसकी शाखाएं भारत के विभिन्न हिस्सों से उनके अनुयायियों द्वारा स्थापित की गई थी, जिसमें से एक पेटा बपैया भी थे। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 149वें प्रश्न की बात करेंगे। तो 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और बी की बात करेगा तो दादा दादा भाई नौरोजी। सी की बात करेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। डी की बात करेगा सत्येंद्रनाथ टैगोर, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है पहले भारतीय थे जिन्होंने जो है भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया था। और दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, तो उनका नाम जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तीसरे नंबर पर आते हैं अरविंद घोष। और चौथे नंबर पर जो है सुभाष चंद्र बोस आते हैं, जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया था। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर एक लेखक, कवि, संगीतकार और समाज सुधारक थे। वे प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे, तो बड़े भाई थे। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे इसमें नेक्स्ट कि 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध भारत में व्यापक आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें भारत के विभाजन की सिफारिश की थी। इसने भारतीय शासन को समाप्त कर दिया। डी की बात करेगा तो इसने किसानों पर भू राजस्व क्या कर दिया था, तो बढ़ा दिया था ना। तो इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि साइमन कमीशन की बात करेंगे तो साइमन कमीशन का गठन जो 1927 में हो गया था, 1928 में भारत में आया था। इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें जो है कोई भी भारतीय नहीं था। इसमें जो है कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए जो है इस कमीशन का विरोध किया गया था। साइमन कमीशन को हम लोग श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सभी क्या थे, तो अंग्रेज थे। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध भारत में व्यापक आंदोलन का मुख्य कारण यह था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों को यह अपमानजनक लगा कि उसमें उनके भविष्य का फैसला करने वाले आयोग में उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, जिसके कारण इस आयोग को भारतीय संविधान बनाने के लिए जो आयोग माना गया। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इसमें जो 51वां प्रश्न लिखा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था? इंडिया विंस फ्रीडम, केसरी, स्वराज और मराठा, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने जो है दो पत्रिका का संपादन किया था, एक केसरी का और एक मराठा का। केसरी जो है मराठा में लिखा गया था, और मराठी जो मराठा किस में लिखा गया था, तो अंग्रेजी भाषा में जो इसको लिखा गया था। ठीक है, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, केसरी किस में लिखा गया था, तो मराठा में, और मराठा जो है अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया समाचार पत्र मराठा था। इसके अलावा केसरी समाचार पत्र भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित मराठी भाषा का एक समाचार पत्र था। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करना और भारतीय स्वतंत्रता के लिए जनमत तैयार करना था उसका मुख्य उद्देश्य था। मराठा जो है अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, आगे देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक विजय साबित हुआ, जिससे जिससे उनसे शुरुआती दौर में भारत के एक बड़े विभाग पर नियंत्रण कर लिया है? पानीपत का तीसरा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध और तराइन का प्रथम युद्ध, है ना। प्लासी का युद्ध जो है सन 1757 इसमें हुआ था, और यहीं से जो है ब्रिटिश जो है बड़े भूभाग पर नियंत्रण कर लिया था भारत के, है ना। यहीं से जो है ब्रिटिश कंपनियां जो है धीरे धीरे प्रवेश करना स्टार्ट कर देती है ना। आगे देख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध सन 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर भागीरथी नदी के पूर्वी तट पर लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनकी फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। अंततः नवाब की हुई हार होती है। ब्रिटिश कंपनी ने भारत के एक बड़े भूभाग पर क्या करते हैं, तो नियंत्रण कर लेता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 153 की बात करेंगे। 153 लिखा है कि वर्ष 1911 में ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज प्रथम के भारत में स्वागत के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया था? कलकत्ता में चौरंगी लेन, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया, कलकत्ता में ओल्ड फोर्ट गार्ड, मद्रास में वाइट टाउन, है ना। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बम्बई में जो गेटवे ऑफ इंडिया जो था वहीं पर जो है इसका जो आयोजन किया गया था। ठीक है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं इसमें जो लिखा है कि
यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा की स्मृति में किया गया था। उसकी आधारशिला 1911 में रखी गई थी और स्मारक का निर्माण जो है 1924 में इसको जो है पूरा हुआ था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 154 की बात करेंगे। 154 क्या लिखा है कि वर्ष 1815 में वाटरलू का युद्ध में किस नेता की पराजय हुई थी? जार एलेक्जेंडर, चार्ल्स द्वितीय, नेपोलियन बोनापार्ट और हेनरी चतुर्थ, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन बोनापार्ट की क्या होती है, तो हार होती है। ठीक है, देख सकते हैं कि 18 जून सन 1815 में बेल्जियम में हुई वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है। नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। यह एक तरफ फ्रांस था, दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। युद्ध में हारने के बाद जो है नेपोलियन क्या करता था, आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 155 की बात करेंगे। 155 क्या लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला विंग वुमेन का राजनीतिक चिन्ह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक था? कानून का मानवीकरण, ज्ञानोदय, शाश्वतत्व और फ्रांस का ध्वज, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कानून का मानवीकरण इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें चाहेंगे तो देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस लिखा है कि इसमें लिखा है कि जो जो एक तरफ राजनीतिक चिन्ह है, एक तरफ क्या है, प्रतीक है ना। जैसे टूटी हुई जंजीर राजदंड की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, तो दासों की आज़ादी सत्ता का प्रतीक, कानून का मानवीय रूप एकता में ही बल है। पंख वाली महिला की बात करेंगे तो कानून का मानवीय रूप एकता में ही क्या है, तो बल है ना। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है 156वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाली पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? थॉमस होब्स ने, जॉन लॉक ने, जीन जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये पुस्तक जो है जीन जैक्स रूसो ने जो इसको लिखा है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं इसमें कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फ्रांसीसी क्रांति का बाइबिल माना जाता है। इस पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो जीन जैक्स रूसो हैं। इस पुस्तक ने फ्रांस सहित दुनिया के कई हिस्सों में क्रांतियों को प्रेरित किया है। इस पुस्तक का सारांश यह है कि शासन करने की शक्ति अधिकार लोगों के पास है जो संप्रभु है, जो क्या है, तो संप्रभु है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देख सकते हैं कि इतिहास में किस वैश्विक घटनाक्रम की शुरुआत वाले स्टीम एक्सचेंज के धड़ाम से गिरने से हुई है? खाड़ी का युद्ध प्रथम, अमेरिकी गृह युद्ध, आर्थिक महामंदी, तेल का संकट, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी आर्थिक महामंदी यानी द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं इसमें लिखा है जो कि चूंकि विश्व अर्थव्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से जुड़ी हुई थी, वॉल स्ट्रीट क्रैश के परिणामस्वरूप आर्थिक महामंदी यानी द ग्रेट इकोनॉमिक्स डिप्रेशन हुआ था। ठीक है, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? 1792, 1772, 1762, 1782। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं 1782 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन है। क्योंकि हैदर अली की मृत्यु जो हो गई थी उसी के बाद जो है टीपू सुल्तान क्या करता है, तो वहाँ के शासक बनते हैं मैसूर के। ठीक है, चलिए देखिए इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य जो है सन 1781 में हुए पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात क्या करता है, तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान वर्ष 1782 में शासक बनते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो सन 1799 में होता है, मैसूर शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेजी सेना नायक वेलेस्ली के मध्य होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इसी युद्ध के पश्चात जो है वेलेस्ली ने कहा था कि अब पूरा पूरब का साम्राज्य हमारे क्या है, कदमों में है ना। तो टीपू सुल्तान बहुत ही महानतम शासक था, अपने रहते जो है हार नहीं माना था और न ही अंग्रेजों को प्रवेश करने देता था। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जो है वेलेस्ली ने कहा था कि अब पूरब का साम्राज्य हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हारे कदमों में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं। आगे इसमें नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न लिखा है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1767 से सन 1769 के बीच किसके बीच लड़ा गया था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, टीपू सुल्तान और मराठों के बीच, हैदर अली और पुर्तगालियों के बीच, टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों के बीच, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो है पहला आंग्ल मैसूर जो लड़ा जाता है सन 1767 से सन 1769 के बीच लड़ा जाता है। ठीक है ना, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये इसके बीच जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा जाता है। इस युद्ध का मुख्य कारण था हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ मैत्री संबंध था। इस युद्ध में
मराठे एवं निजाम सर्वप्रथम अंग्रेजों की तरफ से त्रिकूट का निर्माण करते हैं, जिसमें हैदर अली अंग कर देता है कि निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है। युद्ध का समापन सन 1769 में मद्रास की संधि के तहत होता है। इस युद्ध में शर्तें हैदर अली के पक्ष में थी, है ना। तो मद्रास की संधि के बाद क्या होता है, तो ये युद्ध मतलब संधि होती है, ठीक है। सन 1769 में जो है किसकी संधि होती है, तो मद्रास की संधि होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बाजीराव, टीपू सुल्तान, आप समझा है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टीपू सुल्तान, इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन है ना। इसको जो है मैसूर का बाग कहा जाता है टीपू सुल्तान को, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं कि नवंबर सन 1750 ईस्वी में टीपू सुल्तान हैदर अली की पुत्र और एक महान योद्धा थे, जिसमें मैसूर के बाग के रूप में भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत किया था, जिसमें उनके द्वारा शुरू किए गए सिक्के, एक नया सौर कैलेंडर और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल थी, जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की जो है क्या किया था, तो इन्होंने शुरुआत किया था, ठीक है। आगे आगे हम लोग देख सकते हैं, इसमें नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इसमें हम बात करेंगे, तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सन 1600 में, सन 1200 में, सन 1800 में, सन 1500 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सन 1600 में, इसका क्या आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं इसमें लिखा है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटेन की महामारी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को एक आज्ञा पत्र पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 सालों तक की छूट दी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई और कालांतर में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक और प्रशासनिक आधिपत्य क्या कर लिया था, तो स्थापित कर लिया था, ठीक है। आगे 162, भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडियास का युद्ध, श्रीरंगपत्तनम का युद्ध, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो वांडीवास का युद्ध जो है, वांडीवास के युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसी का जो है दबदबा जो है भारत में क्या होता है, तो समाप्त हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें कि वांडीवास के युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई है। वांडीवास का युद्ध वर्ष सन 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में हार के कारण फ्रांसीसियों को पांडिचेरी, यानी वर्तमान में इसका नाम पुडुचेरी है, अंग्रेजों को सपना पड़ता है और यह युद्ध आयरकोट एवं काउंट लाली के जो है मध्य जो है लड़ा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें नेक्स्ट हमारा सबसे आसान प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था, तो सभी लोग इसका ऑप्शन दे सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा भारत की जो है कालीकट में पहुंचा था और वहीं पर जो है जोमरीन ने इनका स्वागत किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके भी बताएं कि आप वीडियो जो है भारत के किन किन स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।